बच्चों पिछले लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बताया था मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में? ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेसिकली नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूशन और द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेंटर में होता है एटम के ऑब्वियसली, और न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं इन स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। अच्छा, जस्ट एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आगे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत काम आने वाली है। ये जो फंडा है कि न्यूक्लियस के आजू बाजू यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ये फंडा किस साइंटिस्ट ने समझाया था? डज एनीबॉडी नो? किसने बताया था ये कि इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस? अर्नस्ट रदरफोर्ड, राइट? इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं प्लैनेटरी मॉडल ऑफ द एटम। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लैनेटरी मॉडल। ये रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है ना? प्लैनेटरी मॉडल, ये काम आएगा, याद रख लेना। प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम, जैसे कि प्लैनेट्स सन के आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट आता है ग्रेविटेशन का, उसमें आप लोग पढ़ते हो केपलर्स लॉज, ठीक है? मैं थोड़ा शो ऑफ कर लूँ कि मुझे फिजिक्स भी आता है। तो प्लैनेटरी वहाँ पे आप केपलर्स लॉज पढ़ते हो, वो बोलता है कि भाई सन सेंटर में है हमारे इसके प्लैनेटरी सिस्टम के, और प्लैनेट्स आजू बाजू रिवॉल्व करें। सेम लॉजिक रदरफोर्ड ने एटम पे लगाया था कि भाई न्यूक्लियस सेंटर में है और आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। मैं क्यों इतना आपको ये बता रहा हूँ? क्योंकि आपको ये ज़रूर समझना पड़ेगा कि जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर कौन से टाइप का चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है? पॉजिटिव। पूछो क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ये सबको मालूम है। प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। तो ओवरऑल न्यूक्लियस का चार्ज क्या हुआ? प्लस। खैर, तो सेंटर में होता है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में, उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूमते हैं इन स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ्स, वी कॉल देम ऑर्बिट्स। अब सवाल ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में अलाउड हैं? ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? कितने इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में अलाउड हैं? इस डिस्ट्रीब्यूशन को, इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, राइट? मींस ईच ऑर्बिट विल हैव अ सर्टेन कैपेसिटी और सर्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इट कैन अकोमोडेट। कितने इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट या एक शेल में फिट हो सकते हैं, इसके ऊपर एक मैक्सिमम नंबर होता है। वो नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं पहले बता चुका हूं, दोबारा एक बार बता देंगे। 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर वेयर n इज द नंबर ऑफ द शेल। तो फर्स्ट शेल में कितने? 2, सेकंड शेल में कितने? 8, थर्ड शेल में 18, फोर्थ शेल में कितने बच्चों? 32, है ना? सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे हमने देखा हुआ है, ये सबको मालूम है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, पहला ये आइडिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कि अच्छा कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। बट दैट इज नॉट इनफ टू नो। व्हाई? बिकॉज हमें सिर्फ ऑर्बिट की बात नहीं करनी है, हमें ऑर्बिट यानी कि शेल, ये भी मैं लिख देता हूं, शेल का दूसरा नाम ऑर्बिट। हमने देखना है कि ऑर्बिट के अंदर यानी कि शेल के अंदर क्या होता है? सबशेल। सबशेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहां पे मिलता है? इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहां मिलता है? ऑर्बिटल के अंदर मिलता है। इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल लोकेशन कहां है? ऑर्बिटल के अंदर। ये मैंने लास्ट टाइम कैसे समझाया था आप लोगों को कि एक कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर एक घर है, घर के अंदर एक रूम है। तो आप रूम के अंदर रहते हो ना, कि आप बिल्डिंग में यहां वहां ऐसे पागलों की तरह टहल रहे हो? ऐसा तो है नहीं, है ना? आप बोलते हो मैं XYZ बिल्डिंग में रहता हूं, तो मतलब बिल्डिंग के कंपाउंड में थोड़ी रह रहे हो, आप तो रूम के अंदर रह रहे हो ना। तो वैसे इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं शेल में, ठीक है, बट एक्चुअली उसकी स्पेसिफिक जगह कहां पे है? शेल के अंदर, सबशेल के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर उसकी जगह है, राइट? तो बेस्ट तरीका यही है समझने का कि आप उसको ऐसे याद रखो कि बिल्डिंग, फिर घर, फिर रूम, और उसके अंदर लोग रह रहे हैं, वैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन रह रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उसका पता, उसका एड्रेस बताने के लिए हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उसको लिखने के लिए देयर आर सर्टेन रूल्स, एंड टुडेज फोकस विल बी ऑन द रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट? तो क्या लिखेंगे हम लोग? रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एवरीबडी विद मी सो फार?
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्या क्या रूल्स अप्लाई करने हैं। रूल नंबर वन सबसे पहला है ऑफ बो प्रिंसिपल। क्या है रूल नंबर वन? ऑफ बो प्रिंसिपल। बहुत कुछ स्टूपिड मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं जो आप नहीं करोगे, क्योंकि मैं आपको अभी बता दूंगा। पहली बात, ऑफ बो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं था। ऑफ बो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है टू बिल्ड अप। इस शब्द का मतलब क्या है? बिल्ड अप। आई हैव सीन स्टूडेंट्स इवन टीचर्स सेइंग ऑफ बो प्रिंसिपल किसने दिया था? ऑफ बो ने। अरे भाई, ऑफ बो नाम का कोई बंदा नहीं था, ठीक है। ऑफ बो प्रिंसिपल मतलब बिल्डअप। बिल्डअप मतलब कि एनर्जी लेवल धीरे 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 छोटे से बड़ा आप एनर्जी लेवल में जाओगे तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑफ बो, ठीक है। पहली बात ये समझ। अब एनर्जी लेवल की क्या फंड है? एनर्जी लेवल का मतलब क्या समझो। हर शेल की अपनी एक एनर्जी है। क्या बोला मैंने? हर शेल की, एवरी ऑर्बिट, एवरी सबशेल, एवरी ऑर्बिटल, मतलब कि जो भी आपकी इलेक्ट्रॉन की जो जगह है ना, या तो वो ऑर्बिट में रहेगा, यानी शेल में रहेगा, सब शेल में रहेगा, ऑर्बिटल में रहेगा, जो भी उसकी जगह है वो एवरी शेल और सब शेल यू कैन से मेनली करस्पॉन्ड्स टू अ सर्टन एनर्जी लेवल। क्या ये बात समझ में आ रही है? करस्पॉन्ड्स टू अ सर्टन एनर्जी लेवल। इसका मतलब क्या है? जरा इसको फिजिक्स के हिसाब से समझते हैं बच्चों। अच्छा, फिजिक्स आपको क्या सिखाता है कि आप अगर एक ऑब्जेक्ट को एक हाइट पे रखते हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, राइट। ये कप मैंने लिया और इसको हाइट पे रखा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, करेक्ट। इसको मैं नीचे छोड़ूंगा, अगर ये ऐसे गिरेगा, वैसे मेरी चाय गिर जाएगी, बट अगर ये गिरेगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। हाँ, यानी कि पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी। एम आई राइट? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का भी एक पर्टिकुलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है ना, वो कहां पे? शेल में। तो हर इलेक्ट्रॉन जब भी अपने शेल में जाके बैठा है तो उसकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है, करेक्ट। वो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की नॉर्मल स्टेट में होगी। अगेन अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। हाइड्रोजन का एटम है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाजू में एक शेल, और उस एक शेल में क्या? एक इलेक्ट्रॉन, यस। तो आपको यह पता है कि अच्छा ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो इसकी सर्टेन एनर्जी होगी। अग्रीड? अभी समझो कार्बन बना देता हूं। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। फर्स्ट वाले में 2, सेकंड वाले में 4। तो सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एक सर्टेन एनर्जी होगी। तो कहने का मतलब कि हर शेल की अपनी एक एनर्जी लेवल, एनर्जी की वैल्यू होगी। ऑफ-बो प्रिंसिपल ये बोलता है दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड और अरेंज्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in increasing order of energy। सिंपल। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये किस प्रिंसिपल, ये ऑफ-बो प्रिंसिपल समझने के लिए हमें एक बेसिक आइडिया ये होना चाहिए था कि हर शेल की अपनी एक एनर्जी लेवल होती है, करेक्ट। प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है? फिर से समझो, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। यानी कि इसका मीनिंग लिखूं आई का मतलब दैट इज, है ना, ये सिखाया था मैंने आपको, इद एस्ता मतलब दैट इज, इट्स अ लैटिन टर्म, ठीक है। इट मीन्स और दैट इज लोअर एनर्जी लेवल पहले भरेगा कि हायर एनर्जी लेवल पहले भरेगा बच्चों? हाँ, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। सिंपल एकदम। यानी कि आपको अगर सीक्वेंस में बता दूं कि भाई कौन से सबशेल का कौन सा एनर्जी होता है या किसका कम होता है किसका ज्यादा होता है, तो आप ये बता पाओगे कि इलेक्ट्रॉन कहां जाना पसंद करेगा। क्या ये बात क्लियर है?
कहाँ जाना पसंद करेगा, लोअर वाले में कि हायर वाले में? ऑब्वियसली लोअर वाले में। अब आपका ये सवाल होगा क्यों? Why does the electron want to go to lower energy level? Can you tell me? Why is that? Because lower energy corresponds to higher stability. बात समझ में आई? जैसे तुम्हारे साथ ये होता होगा, तुम्हारे स्कूल में, अभी तो फिलहाल कोविड में तुम लोग स्कूल या कॉलेज वाले नहीं जा रहे हो, पर क्लास में एक नमूना होता है ना जो शांति से नहीं बैठ सकता, बीच बीच में कुछ मस्ती करते रहता है, तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा है तो वो एक जगह स्टेबल होके नहीं बैठता, और जिसके पास एनर्जी डाउन है, कम एनर्जी है, वो चुपचाप बैठा हुआ है कोने में, कुछ आवाज़ नहीं कर रहा, मस्ती नहीं कर रहा, है ना? तो यही लॉजिक यहाँ पे भी लगा लो, जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो इसलिए, और ऑब्वियसली केमिस्ट्री का पूरा जो फंडा है वो क्या है, हम स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं, है ना? तो इलेक्ट्रॉन पसंद करता है लोअर एनर्जी लेवल में जाना। अब समझो, मैंने आपको बताया कि शेल कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्यों 7 शेल होती है? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में रो कितने बच्चों, 7 रोज हैं, तो 7 शेल्स हो सकती है। यस और नो एवरीबडी? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। 7 रो हैं तो 7 शेल्स की लिमिट होती है हमारे पास। यस। फर्स्ट शेल में कितने सब शेल्स पॉसिबल है? फर्स्ट शेल में सिर्फ 1, फर्स्ट एस। अच्छा, सब शेल्स कितने होते हैं हमारे पास? 4। कौन से? एस, पी, डी और एफ। ये सबको आते हैं, सबको पता है, एस, पी, डी, एफ। ठीक है। फर्स्ट वाले शेल में सिर्फ एस होता है। सेकेंड वाले में क्या होता है? एस और पी। थर्ड वाले में क्या होता है? एस, पी, डी। फोर्थ वाले में क्या होता है? एस, पी, डी और एफ। फिफ्थ वाले में भी सेम, सिक्स्थ में भी सेम, एस, पी, डी, एफ। सेवेंथ में एस होगा, ठीक है, पी होगा, डी हो सकता है क्या 7 में? नहीं हो सकता। क्यों? चलो देखते हैं कौन जस्टिफाई करके बताएगा। अगर 7D में जाना है इलेक्ट्रॉन को, तो उसके पहले इलेक्ट्रॉन को 8S में जाना पड़ेगा, और 8th रो एग्जिस्ट करता है क्या पीरियोडिक टेबल में? नहीं करता, इसलिए 7D एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो हमारी लिमिट 7P तक होगी। करेक्ट? हमारी लिमिट क्या होगी? 7P तक होगी। ठीक है ना? अभी SPDF के फंडे से अब यहां पर आता है ऑफ्बो प्रिंसिपल का कैच। ऑफ्बो प्रिंसिपल का मेन मुद्दा, मेन फंडा यहां पे आता है। हमने सीक्वेंस लिख लिया SPDF का, हमने शेल्स के सीक्वेंस लिख लिए। ओके। ऑफ्बो प्रिंसिपल बोलता है कि 3D की एनर्जी, क्या बोला मैंने? 3D की एनर्जी 4S से ज्यादा है। 3D की एनर्जी कहां है? क्या है? 4S से ग्रेटर देन 4S। राइट? अब आप पूछोगे सर ऑफ्बो प्रिंसिपल ये कैसे बताता है, किस बेसिस पे बताता है? तो बेसिकली जब आप एटम की स्टडी करते हो, तो एटम के हर शेल की पर्टिकुलर एनर्जी स्टडी करने के लिए हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक होती है। ये मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल में सिखाऊंगा। ठीक है? स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज होती है जिससे एटम के इंटरनल फीचर्स को स्टडी किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि हर सब शेल की और हर ऑर्बिट की एनर्जी लेवल को स्टडी किया, और उन्होंने ये कंक्लूड किया, साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि अच्छा 3D का एनर्जी लेवल 4S से ज्यादा है। राइट? तो इसका ये मतलब कि अगर आप इलेक्ट्रॉन हो, ध्यान से सुनना बच्चों क्वेश्चन को, अगर आप इलेक्ट्रॉन हो और मैं आपको चॉइस दूं कि तेरे को 3D में जाना है कि 4S में जाना है, तो आप कहां जाओगे? 4S में जाना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि वो लोअर एनर्जी वाला है। क्या ये बात सबके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो गई? इसमें किसी को कोई डाउट, कोई शक? अच्छा, सेम वे ऑफ्बो प्रिंसिपल ये भी बोलता है सेम लॉजिक से कि भाई 4D 5S से ज्यादा एनर्जी वाला है।
5d 6s से ज्यादा एनर्जी वाला है। क्या ये पैटर्न आप लोगों को समझ में आ रहा है? इजी है, सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, एकदम दिमाग में छप जाएगा, पहली बार देखोगे समझ में आ जाएगा इजीली। 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा है, 4d की एनर्जी 5s से ज्यादा है, 5d की एनर्जी 6s से ज्यादा है। तो ये बताओ 6d की एनर्जी 7s से ज्यादा हुई कि नहीं हुई? है कि नहीं? इजी ना, काफी सिंपल है ना। तो उसने यही बोला भाई कि अपना जब सीक्वेंसिंग करेंगे ना हम कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, तो ये वाला एक फंडा याद रखें। तो ये तो हो गया डी के रिस्पेक्ट, ये तो हो गया डी के रिस्पेक्ट। फिर एफ के रिस्पेक्ट में भी बोला उसने 4f की एनर्जी 6s से ज्यादा है। अगेन यू आर एन इलेक्ट्रॉन, आई गिव यू अ चॉइस, वेयर डू यू वांट टू गो? यू वांट टू गो टू 4f और 6s, वेयर विल यू गो फर्स्ट? 6s। जब 6s भर जाएगा तब आप 4f में जाओगे। 6s भर गया उसके बाद आप 4f में जाओगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। जैसे आप ट्रेन की टिकट बुक करने गए तो आपको, जैसे आप जब जाते हो प्लेन में या ट्रेन में जाते हो तो विंडो सीट के लिए मारामारी करते हो, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है ना। तो आपकी जब विंडो सीट भर गई तो आपको जक मार के फिर आयल सीट लेनी पड़ती है। बरोबर बोल रहा हूँ? बस यही लॉजिक है। आपका प्रेफरेंस, आप इलेक्ट्रॉन हो तो आपका प्रेफरेंस क्या होगा? लोअर एनर्जी वाला। बोलो हाँ कि ना। लेकिन अगर ये फुल हो गया, ये क्या हो गया? फुल हो गया, तो आप कहां जाओगे? 4f में जाओगे। और अब वो प्रिंसिपल यही बोलता है कि भाई जो लोअर वाला है उसको पहले भर दो, है कि नहीं? है ना? ये तो सिंपल लॉजिक है ना। सस्ती चीज जल्दी पहले भर जाती है, जो लोअर एनर्जी वाला है वो पहले जल्दी भर जाएगा। ठीक है, ये सिंपल लॉजिक है। अब यहां पर ऑब्बो प्रिंसिपल को हम लोग, ये हमने सीख लिया कि ऑब्बो प्रिंसिपल है क्या, कि किसकी एनर्जी कम किसकी एनर्जी ज्यादा, ये क्लियर हुआ। अब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ना। एग्जांपल लेते हैं हम लोग और आपको क्लासिकली अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोग ऑब्बो प्रिंसिपल को अप्लाई करने वाले हैं। ध्यान से सुनो। हमारा सबसे क्लासिक और सिंपल एग्जांपल पहले वहां से शुरू करते हैं। हमारा सोडियम है नंबर 11। सोडियम है नंबर 11। मैंने आपको पहले बोला शेल के लेवल पे। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 3 लेवल पे लिख सकते हो। शेल के लेवल पे कैसे लिखोगे? 281। ये तो बचपन से लिखते आ रहे सब लोग, सबको आता ही है। इससे क्या सीखा आपने? कितने शेल्स है बच्चों? 3 शेल्स। थर्ड रो का एलिमेंट है ना ये तो पीरियोडिक टेबल का। 3 शेल है, सबको मालूम है। अच्छा, पहले शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2, वो भर गई। सेकेंड शेल की मैक्सिमम 8, ठीक है। थर्ड शेल की 1, हो गया 11। अब इसका सब शेल के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त हम ऑब्बो प्रिंसिपल लगाएंगे। ध्यान से सुनना। मैं सीक्वेंस कैसे लिखूंगा? 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d। मतलब फर्स्ट शेल के सब शेल कौन सा? s। सेकेंड शेल के सब शेल कौन से? s और p। थर्ड शेल का सब शेल कौन सा? s, p और d। सो फार एवरीबॉडी विद मी? किसी को कोई सवाल? Let's be realistic here. Okay, so 281 है। मैंने 3 शेल था, मेरे को समझ में आ गया 3 शेल है, तो मैंने 3 शेल का सब शेल के हिसाब से लिख दिया। अब क्या करना है मैंने? अब मेरे को कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी है सब शेल के हिसाब से। तो यहां पर आई नीड टू बी अवेयर ऑफ वन सिंपल थिंग। क्या? कि सब शेल की कैपेसिटी क्या है। शेल की कैपेसिटी तो सबको आ गई 2n², अभी हमने रिवाइज भी की। सब शेल की कैपेसिटी है s की 2, p की 6, d की 10 और f की 14। समझ में आ रही बात? सब शेल की कैपेसिटी क्या है? 2, 6, 10, 14। फिर से s की 2, p की 6, d की 10, f की 14। ये फिक्स्ड है। ये कैसे आया नंबर वो भी सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। पर पहले नंबर याद करो। क्या है? s की 2, p की 6, d की 10, f की 14। एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? नाउ जस्ट फिल द मैक्सिमम कैपेसिटीज हियर। 1s में कितना जाएगा मैक्सिमम? 2। खत्म। ओके, तो ये फर्स्ट शेल का 2 यहां चला गया। अभी सेकेंड शेल में कितने हैं? 8 है। देखो ध्यान से, तो यहां पर 2, यहां पे 6। बरोबर फिल हुआ। देखो 2 और 6, s में 2, p में 6। बोलो हाँ कि ना? इजीएस्ट तरीका है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का।
तो ये 8 हो गए, 2 and 6। अब कितना बचा, एक इलेक्ट्रॉन। एस में अप टू 2 लिख सकते थे, 1 यहां लिख दू, यस हो गए 11 कंप्लीट। तो 3p में कितने, 0, 3d में कितने, 0। ये क्यों बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। जब थर्ड शेल चालू हो गई तो थर्ड शेल की सारी सब शेल एग्जिस्ट करेगी। पहले बात समझो, क्या बोला मैंने। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आप लोग नॉर्मली सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन यहां तक ही लिखते हो, यस और नो। क्या इसका ये मतलब है कि 3p और 3d एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा है क्या? नहीं, ऑफ कोर्स दे एग्जिस्ट बट दे आर एम्प्टी। सो दे आर लाइक दैट स्टोर रूम इन योर हाउस विच यू आर नॉट यूजिंग, लॉक पड़ा है, खाली पड़ा हुआ है, बट जब जरूरत आएगी तो उसको खोलेंगे, उसको यूज करेंगे, है कि नहीं। तो ये चीज ध्यान रख लेना, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये चीज ऐसे क्लैरिटी के साथ मेंशन नहीं है। ये अज्यूम्ड है कि आप समझ जाओगे कि भाई जब थर्ड शेल आ गई तो थर्ड शेल का एस पी डी सब एग्जिस्ट करेगा। फोर्थ शेल आ जाएगी तो एस पी डी भले वो भरे या ना भरे एग्जिस्ट तो करेगा। क्लियर बात। तो हम लोग लिखने के लिए तो यहां तक ही लिखते हैं, बट मैंने आपको बता दिया पी और डी है और 0 है उसके अंदर। तो सोडियम का इस तरह से हमने लिखा। क्या हमने ऑफ-बोर रूल फॉलो किया इसमें? हाँ, 1s से थोड़ी ज्यादा एनर्जी 2s की, उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी 2p की, उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी 3s की। तो इलेक्ट्रॉन पहले 1s में भर दिए, जब वो फुल हो गया, फिर 2s में गए, वो फुल हो गया, फिर 2p में गए, वो फुल हो गया, फिर 3s में गए। क्या ये बात सबको समझ में आई? इजी, ओके। द थर्ड टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये पहला वाला था शेल के हिसाब से, पहला वाला था शेल के हिसाब से, दूसरा वाला था सब शेल के हिसाब से, अब तीसरा लिखेंगे ऑर्बिटल के हिसाब से। आई कॉल इट डब्बा कॉन्फ़िगरेशन। मैं बताता हूं उसको मैं क्यों बोलता हूं, डब्बा कॉन्फ़िगरेशन बोलता हूं मैं इसको। क्यों? क्योंकि तुमको यहां पे डब्बे बनाने। डब्बे कैसे बनाने? ऐसे, ठीक है। मतलब आगे से अगर कभी मैं ऐसा बोल दूं बच्चों डब्बा कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, तो समझ जाना कि सर इसकी बात करें। ठीक है, अच्छा। एस सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, एस सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि आप सबशेल को एक घर की तरह मान लो, एक फ्लैट की तरह मान लो, और ऑर्बिटल को क्या मान लोगे? रूम। ऑर्बिटल को आप क्या मान लोगे? रूम। तो इमेजिन करो आपके बिल्डिंग में 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK ऐसे अलग अलग फ्लैट है ना। वैसे ही सबशेल्स के पास अलग अलग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है। 1 ऑर्बिटल वाला भी है, 3 ऑर्बिटल वाला भी है, 5 ऑर्बिटल वाला भी है और 7 ऑर्बिटल्स वाला भी है। पर आपकी बिल्डिंग का अगर मैं ऐसा रूल बता दूं आपको कि एक रूम में, एक कमरे में 2 लोग ही रह सकते हैं। क्या बोला मैंने? एक रूम में 2 लोग रह सकते हैं। वैसे यहां पर रूल है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ये रूल दुनिया के हर एलिमेंट के, हर कंपाउंड के, हर एटम पे अप्लाई होता है। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। कितनी खुशी की बात है ना। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन अच्छा नहीं लगता किसी को। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। दुनिया जहान का कोई भी ऑर्बिटल हो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, ये होटल का रूम नहीं है जहां पे वो बोलते कि 2 गेस्ट है, फिर आप जाते हो कि भैया एक एक्स्ट्रा गद्दा दे दो ना, हम जमीन पे सो जाएंगे। ये वो वाला नहीं है। यहाँ पे 2 मतलब 2, खत्म। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? एस के पास 1 ऑर्बिटल होता है, पी के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, एफ के पास 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो क्या आपको डायरेक्टली समझ में आ गया अभी कि बिकॉज एस के पास 1 ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन? यस और नो? मैंने क्या बोला? पर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैपेसिटी। यस, एवरीबॉडी लॉजिकली समझ में आ गया ये सबको? तो खुद ही काउंट करके देख लो। आप देख सकते हैं यहां पर बच्चों,
सॉरी 1 सेकंड, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि s के पास एक ऑर्बिटल तो 2 इलेक्ट्रॉन, p के पास 3 ऑर्बिटल तो 6 इलेक्ट्रॉन, d के पास 5 इलेक्ट्रॉन तो 5 ऑर्बिटल तो 10 इलेक्ट्रॉन, और f के पास 7 ऑर्बिटल्स यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई। यस और नो एवरीबॉडी? यस, क्लियर। अच्छा, तो आपको अभी दिखेगा कि मैंने यहां पे 3 डब्बे क्यों बनाए, सबको समझ में आ गया? ये मेरा 1s है, ये मेरा 2s है, ये मेरा 2p है, ये मेरा 3s है। जब भी s बनाओ तो सिंगल डब्बा, p बनाओगे तो 3 डब्बे, d बनाऊंगा तो कितने? 5 डब्बे। डब्बे मतलब आई कॉल इट डब्बा, बट दे आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट? ऑर्बिटल्स। हाँ, दे आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट? ऑर्बिटल। तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम एग्जाम में डब्बे लिख के आ जाओगे और बोलोगे सर ने बोला था। हाँ, तो s p d f 1 3 5 7, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 3 5 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 6 10 14। क्या बात क्लियर हुई सबको? ओके, अब भरते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स फटाफट। चलो, अब इलेक्ट्रॉन भरने का भी स्टाइल है। हाँ, इलेक्ट्रॉन अभी उसमें स्पिन क्वांटम नंबर का एक कॉन्सेप्ट आता है, वो आगे हम लोग सीखेंगे, बट फिलहाल के लिए क्या याद रखेंगे? इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका ऐसे, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका है ये, एक अपवर्ड एरो और एक डाउनवर्ड एरो। क्या है? अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो। 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना, तो दोनों कैसे होने चाहिए? ऑपोजिट वाले होने चाहिए, ऑपोजिट टाइप के। अब इसमें स्पिन क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, ये मैं सिखाऊंगा, वो अभी इस टॉपिक में नहीं है, आगे के टॉपिक में आएगा। बट फिलहाल के लिए मेरी बात को समझो, क्या बोल रहा हूं मैं। 1s में मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन भरने, तो मैं ऐसे भरूंगा, यस, एक ऊपर एक नीचे, यस और नो। तो इलेक्ट्रॉन हो गए, ये रहे मेरे 1s के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2s के 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, क्लियर। अभी 2p में मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं बच्चों? 6, 1 2 3 4 5 6। मैंने किस तरह से भरा, इस पर फोकस करना, ये आगे हंड्स रूल में आएगा, भी आज ही करेंगे हंड्स रूल। और यहां पर 3s में कितने भरने थे मेरे को? एक ही। जब एक अकेला रहेगा तो वो कैसा रहेगा? अपवर्ड स्पिन वाला। एक अकेला रहेगा तो पॉजिटिव, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्पिन और नेगेटिव स्पिन, ऐसा वर्ड बोलते हैं। वो क्या होता है वो डिटेल में सीखेंगे। तो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको सोडियम की 3 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन लिखने समझ में आ गई, शेल के लेवल पे, सबशेल के लेवल पे, ऑर्बिटल के लेवल पे। क्या ये बात क्लियर हुई एवरीबॉडी? थोड़े से और एक्स्ट्रा अलग टाइप के थोड़े से करते हैं। अब जरा हम लोग सेकंड पे जाते हैं, हम लोग करेंगे कॉपर। कॉपर इज नंबर 29। कॉपर का नंबर क्या है? 29, ठीक है, कॉपर इज नंबर 29। अभी कॉपर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह लिखनी है देखना ध्यान से। 2 8 13 2, 2 8 13 2, गिनो कितने हुए? 2 + 8 10, सॉरी 2 + 2 8 17 2, क्या किया मैंने? हाँ, 2 8 17 2। अब आप बोलोगे सर आपने 2 8 17 2 क्यों लिखा? क्योंकि हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन शेल के हिसाब से तो 2 8 18 1 होना चाहिए था। हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस? अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स माइट बी थिंकिंग ऐसा कि सर आपने तो बोला था फर्स्ट शेल में 2 होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, थर्ड में 18 हो सकते हैं ना, तो आप यहां पे 17 डाल के यहां पे 2 क्यों डाल रहे हो? क्या ये बात दिमाग में गई? क्या बोला मैंने, है ना? तो इन दोनों में से अब सवाल ये है कि ये 2 कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको लिख के दी, इसमें से करेक्ट वाली कौन सी है? आपको ये जानना है, और ये जानने के लिए ऑफ बो प्रिंसिपल की नॉलेज चाहिए। ऑफ बो प्रिंसिपल में हमने क्या सीखा था कि 3D की एनर्जी 4s से ज्यादा है, ये सीखा। अभी अप्लाई करके देखते हैं। 1, कितने शेल दिख रहे हैं आपको? 4 शेल सबको दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। 4 शेल सबको दिख रहे हैं, तो मैं लिखूंगा 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। क्या ये बात क्लियर है?
ऐसे लाइन में लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। एग्जिस्ट तो सारे करेंगे, अब फिलिंग करनी है, अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। पहले शेल में 2 खत्म यहां पे, यस। सेकंड में कितने 8, 2 and 6, एवरीबॉडी विद मी। एस के 2, पी के 6, प्रूव हो गया ना ऑलरेडी, ठीक है। अभी तीसरे में ये वाला राइट है कि ये वाला राइट है, जज करते। अब वो प्रिंसिपल लगा के जज करेंगे। 3 का एस भरेगा, पहले बोलो हाँ कि ना, 2। फिर P भर जाएगा 6, कितने हो गए 8। फिर 3D भरेगा क्या बच्चों, नहीं भरेगा। क्यों, क्योंकि 3D से कम एनर्जी किसकी है, 4s की। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा, 4s में। दिमाग में आया सबके, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2। 4s भर जाएगा, उसके बाद ही 3D भरेगा। एवरीबॉडी अग्रीज। हाँ, अभी काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन हुए। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 2 20 तो हो गए। कितने भरने थे टोटल, 29 भरने थे। तो डी में 9 भरेंगे। एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस, बोलो हाँ कि ना। तो पहला वाला कॉन्फ़िगरेशन राइट हुआ कि सेकंड वाला, 2872 करेक्ट हुआ या 28181 करेक्ट हुआ। जिनको डाउट है देख लो। 2 + 6 8 + 9 17 और यहां पर कितने 2, तो 28172 करेक्ट हुआ। यस सो नो। अगर हमें ऑफ-बो प्रिंसिपल की नॉलेज नहीं होती तो हम ये वाला लिख देते, तो इसलिए अभी ऑफ-बो प्रिंसिपल लगा के हम ये बोल रहे हैं कि ये वाला होना चाहिए। अब यहां पर ध्यान से देखना, ऑफ-बो प्रिंसिपल लगा के हम बोल रहे हैं कि ये वाला होना चाहिए, तो हम ऑफ-बो प्रिंसिपल के हिसाब से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये राइट होना चाहिए। एवरीबॉडी, ऑफ-बो प्रिंसिपल के हिसाब से ये एक्सपेक्टेड है, ये होना चाहिए, पर इन रियलिटी दिस इज द वन दैट वी ऑब्जर्व्ड। आप बोलोगे सर ये तो बहुत अजीब हो गया, ये कैसे, क्यों ऑब्जर्व ऐसा हो रहा है? ये ऐसा हो रहा है कि यहां पर 3D में 10 आ जाएंगे और 4s में 1 आ जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि 3D 10 को एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर फुल्ली फिल्ड होने का मौका मिल रहा है। क्या हो रहा है? D की कैपेसिटी कितनी है बच्चों? 10। D9 ज्यादा अच्छा है कि D10 ज्यादा अच्छा है? ज्यादा स्टेबल कौन है? D10 ज्यादा स्टेबल है। तो इसीलिए ये क्या करता है कि 4s2 जो था ना, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और 3D10 बना देता है। तो ऑफ-बो प्रिंसिपल ने तुमको क्या सिखाया था कि 3D9 और 4s2 होना चाहिए। क्लियर हुआ? ऑफ-बो प्रिंसिपल ने सिखाया था 3D9 4s2 होना चाहिए, और सही भी है, फीलिंग ऐसे ही होती है। पर एक बार 3D9 भर गया, 4s2 भर गया, वो सब होने के बाद 3D9 वाला 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है चुपके से और अपने पास रख देता है कि भाई मैं 3D10 हो जाऊंगा, मैं ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि अब वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। तो ऑफ-बो प्रिंसिपल के हिसाब से कॉपर की 2 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हमको देखने मिलती है। एक जो हम लोग नॉर्मल ऑफ-बो प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं 3D9 4s2, दूसरा बिकॉज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम 4s to 3D, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। राइट? इसका अगर हम लोग डब्बा कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये तो इजी हो जाएगा, अभी सबको आ जाएगा। सिर्फ क्या देखना, काउंट करके लिखने नंबर यार, और कुछ नहीं। 2s 2p में कितने बॉक्सेस कितने बनाऊं? 3। फिर 3p 3s 3p 3d will have 5 boxes। मैं यहां बना देता हूं। एंड देन ऑब्वियसली 4s। चलो भरे इलेक्ट्रॉन फटाफट। 1s में कितने? 2।
2s में कितने, 2, 2p में 1 2 3 4 5 एंड 6, 3s में 2, 3p में 1 2 3 4 5 एंड 6, 3d में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 4s में 2। करेक्ट। ये अभी मैं आपको एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूं, एक्सपेक्टेड, क्या बोल रहा हूं, एक्सपेक्टेड। अभी फिलहाल के लिए इसको छोड़ दो, इसको भी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में और एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में और डिटेल में करेंगे, ठीक है। डी ब्लॉक, ये सेम कॉन्सेप्ट अभी आपको बार बार आने वाला है केमिस्ट्री में, डी ब्लॉक में भी आएगा, केमिकल बॉन्डिंग में भी आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आएगा, तो वहां पे इसको फिर से डिस्कस करेंगे। फिलहाल लेट्स फोकस ऑन दी ऑब्बो प्रिंसिपल। इज दिस क्लियर? ऑब्बो प्रिंसिपल के हिसाब से ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। यस बच्चों, चलो और एक करते हैं अच्छी वाली, कैल्शियम की करो, चलो फटाफट, आप लोग खुद लिखने की ट्राई करो। कैल्शियम, चलो 2 8, क्या आएगा, 2 + 8 10, तीसरे में 8 से ज्यादा हो सकता है क्या, तीसरे में कितना होता है, 18 होता है, तो कितना लिखना चाहिए मेरे को, तो कितना बचा, 2 8, तो 2 8 10 लिख दूं क्या? क्वेश्चन देखो मैंने क्या पूछा, 20 है बरोबर, 2 8 10 ऐसा लिख सकता हूं। अब यहां पर बच्चों को मेजर कंफ्यूजन आता है, जब पहली बार पढ़ते हो ना तो मेजर कंफ्यूजन आता है। देखो मैं जानबूझ के गलत लिखूंगा, फिर सही वाला बताऊंगा, तो आपको याद रहेगा कि अच्छा हाँ ये गलतियां होती है, नहीं करनी है। ध्यान से देखना, वापस एक बार रिकैप पे जाओ। रिकैप में बोला था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2 8 18 32, बरोबर है बच्चों। तो आपके हिसाब से थर्ड शेल में तो अप टू 18 आने चाहिए। कितने बच्चों का ये लॉजिक है, बोलो हाँ कि ना। आपके हिसाब से थर्ड शेल में सर 18 की कैपेसिटी है, तो लिखो ना 2 8 10, क्यों नहीं लिखते ऐसा? तो यहां पर सिर्फ नंबर नहीं देखना है शेल का, उसकी पोजीशन भी देखनी है। क्या देखना है अपने को कि थर्ड शेल की कैपेसिटी भले ही 18 होती है, लेकिन अगर तीसरे शेल को मैं आउटर मोस्ट बना दूं तो उसकी कैपेसिटी 8 से ज्यादा नहीं हो सकती। ऑक्टेट रूल, आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 8। तो ये 10 पॉसिबल नहीं है, गलत है। तो कैसा लिखेंगे बच्चों, 2 8 8 2, समझ में आई बात? एवरीबॉडी क्लियर हुआ? ये देखो 2 + 8 + 8 + 2 20 होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन आपको ऑफ्बो प्रिंसिपल से समझ में आएगा। देखो कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऑफ्बो प्रिंसिपल से समझ में आएगा। फंडा वही 1s, सेकंड का s और p, थर्ड का s p d, एवरीबॉडी विद मी, फोर्थ का s, spdf होता है फोर्थ का, ठीक है, वो समझ जाओ। एवरीबॉडी विद मी, किसी को कोई सवाल पूछ लो। 1s में कितना, 2, सेकंड में s2 p6, यस। थर्ड में गिनो कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, s में 2, ओके, p में 6, हो गए 8, खत्म। क्या 3d भरेगा, नहीं भर सकता, ऑब्बो प्रिंसिपल ने मना किया है, इसीलिए 4s में 2 भरा। अभी समझा फोर्थ में क्यों 2 भरा और 3d को क्यों खाली छोड़ा। तो कैल्शियम में 3d एग्जिस्ट करता है। अभी एमसीक्यू क्वेश्चन जेई के एग्जाम में, सीईटी के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में जेई ये आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बहुत पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। कैल्शियम कंटेन्स 3d ऑर्बिटल, डज इट, यस। कैल्शियम कंटेन्स 3d इलेक्ट्रॉन्स, डज इट कंटेन 3d इलेक्ट्रॉन्स, नो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ऐसा सवाल वो पूछेगा। बहुत बच्चे क्या करेंगे, मार्क करके आएंगे कैल्शियम कंटेन्स 3d ऑर्बिटल, नो। अरे भाई 3d ऑर्बिटल है, देखो 3d सबशेल है, वो सबशेल खाली है। क्या ये बात समझ में आई? कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर खाली है तो उसका फायदा क्या है, क्यों चाहिए, क्यों रखनी है खाली सबशेल? तो ऐसा सोचो, लोअर किसका है एनर्जी, 4s का कि 3d का? 4s का एनर्जी लोअर है, 3d का हायर है, बरोबर है, हाँ कि ना बच्चों?
तो कैल्शियम को अगर आपने एनर्जी प्रोवाइड की, कैल्शियम के एटम को आपने क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड किया, उसके इलेक्ट्रॉन्स को आपने एनर्जी दी, तो इलेक्ट्रॉन जंप मार के हायर एनर्जी लेवल में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अगर हायर एनर्जी लेवल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? तंबूरे में। उसको जाने के लिए आपको हायर एनर्जी लेवल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 4s से जब जिस दिन उसकी औकात होगी, कभी तो उसको एनर्जी मिलेगी तो वो जाएगा। तो वो पहले से उसने रेडी रखा है भाई उधर 3D कि भाई मेरे लिए जगह है, जिस दिन मेरे को हायर एनर्जी लेवल में जंप मारने का रहेगा तो मैं मारेगा। इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तुम सबने वेलकम पिक्चर देखी होगी ना, नाना पाटेकर वाली। एक्साइटेड मतलब क्या? वो एक्साइटेड हो जाता जब इलेक्ट्रॉन, तो वो जंप मारता है हायर, लोअर से हायर में, यानी कि उसकी एनर्जी बढ़ जाती है बेसिकली। सीधी बात है। चलो इसके डब्बे लिखो, इसके ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखो फटाफट। क्या आएंगे? पहला एक, फिर S, फिर P, फिर वापस S, P और S। वन एंड टू, 1 2 3 4 5 एंड 6। 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6 एंड 3d में 2। एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नेक्स्ट मैं लिखता हूं आरबी। आरबी क्या था? याद करवाया था आरबी। आरबी इज नंबर 37, दैट इज रुबीडियम, नंबर 37। चलो ट्राई करेंगे आप लोग, खुद से एक बार ट्राई करो, पॉज करते हैं, ट्राई करो। तो रुबीडियम का आता है 2 8 18 8 1। कितने शेल? शेल कितने गिनो? 5। तो दिख रहे हैं ना अपने को 5 शेल। लिख दें फटाफट। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f and 5s। एवरीबडी क्लियर विद दिस? चलो अब लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। जितने लोग को ये नहीं समझा ना, वो अभी मेरा सब शेल वाला कॉन्फ़िगरेशन देख के समझ जाएंगे कि ये किस तरह आया। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं समझा, कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। 1s में 2, क्लियर, ये तो इजी, सबको आ गया, तो बहुत बचकांड है। सेकेंड में 2,6, ये भी हो गया। 8 है ना, 2 इसको दिए, 6 इसको दिए, खत्म। थर्ड इंटरेस्टिंग है, 18 है। थर्ड इंटरेस्टिंग 18 है, 2 6 एंड 10। हम बोलोगे सर आपने 3D कैसे भर दिया? 3D नहीं भर सकते। एग्जैक्टली हम लोग पहले क्या करेंगे, 4 के S में 2 भर देंगे। 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? 3D में आएगा, यानी कि 3D टाइप। काउंटिंग रखो, कितने हुए अभी? 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18 और 10 30, सॉरी 28 और 2 30, अभी तक 30 हुए। टोटल कितने लिखने? और 7 लिखने आपने, 7 लिखने। 4s के बाद 4p, करेक्ट। 4s के बाद 4p, 4p में कितने? 6 और 5s में 1। अब ये काउंट करके आप ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। सपोज ये आपको नहीं आया था, मान लो ये वाला नहीं आया था, बट ऑब्बो प्रिंसिपल विल नेवर लेट यू डाउन। ऑब्बो प्रिंसिपल बोलता है 2, then 2 and 6 8, 2 6 and 8 18, 2 6 8 and then 1। क्या ये देख के मैं यहां पे लिख लूं 2 8 18 8 and 1? क्या ये सबको समझ में आया? इसलिए ऑब्बो प्रिंसिपल इज ब्यूटीफुल, इट विल नेवर लेट यू डाउन, यू विल गेट द एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन इमीडिएटली, है ना। रुबीडियम, बाय द वे जिन बच्चों को याद होगा, मैंने रुबीडियम आपको लर्न करवाया था। है ली ना की रब ने सुनी फरियाद, ये ग्रुप 1 है। और ग्रुप 1 का मैंने हिंट भी दिया था कि ग्रुप 1 की पहचान ये है कि ग्रुप 1 के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसलिए उसको ग्रुप 1 कहते हैं। याद है? हेंस प्रूव हो गया, हेंस प्रूव हो गया ना। ठीक है, इसके डब्बे तो आप खुद ही बना लोगे। ठीक है, ऑर्बिटल इज नॉट अ बिग डील, यू कैन मेक इट। मेन थिंग इज दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न इन ऑफबो। नाउ
One very interesting image that I want you all to see about Aufbau. Look at this image. Increasing order of orbital energy. ये Aufbau principle का image है. बहुत अच्छे से इससे समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग का सीक्वेंस क्या है. तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है, देखो एरो ऐसा है, 1s में गया, फिर वहां से घूम के किस में गया, 2s में बच्चों, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d. मतलब 3p के बाद 4s में गया, बाद में 3d में आया. क्या ये आपको देख के समझ में आ रहा है इमेज? बोलो हाँ कि ना. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द ऑफबो प्रिंसिपल. हियर दिस इज द एक्सेप्शन. फिर 3d के बाद 4p, 5s, फिर 5s के बाद 4d वापस. यानी कि मैंने ये क्लियरली आपको कहा था ns के बाद n-1d. यस और नो? ns के बाद n-1d, 5s के बाद 4d, 6s के बाद 5d, ऐसे. यस बच्चों? तो ये इस इमेज से आपको काफी क्लैरिटी आ जाती है ऑफबो प्रिंसिपल का जो सीक्वेंस ऑफ फिलिंग है, जो मैंने आपको ऑलरेडी वैसे सिखा दिया. ठीक है. 4f की तरफ जरा ध्यान देना. 4f की तरफ. 4f के बारे में बच्चों को कंफ्यूजन होता है. क्या कंफ्यूजन होता है जरा समझाता हूं. अब एक कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को रहता है, अगेन खास करके अगर मैं जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, मतलब एनसीईआरटी लेवल के हिसाब से बोलूं, तो एक बहुत ही ट्रिकी कॉन्सेप्ट कई बार बच्चों को लगता है कि सर आपने बोला कि ns के बाद n-1d और ns के बाद ही n-2fp. ये हमने बोला, ये डिफाइन किया, करेक्ट है ना? ठीक है. जब इसको अप्लाई करने की बारी आई तो हमने ये बोला कि 6s के बाद 5d भरेगा. 6s की एनर्जी कम है, 5d की ज्यादा, ये भरा बोला हमने बच्चों. और ये भी बोला कि 6s के बाद 4f भरेगा, ये भी क्लियर किया. तो किसी के दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा ना कि सर बिटवीन 5d एंड 4f किसको पहले भरूं? दोनों 6s से ज्यादा, ये ठीक है, बट ये दोनों में कौन ज्यादा है? सवाल समझ में आया है ना? इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये, इसके ऊपर पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए. क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि 6s भर दिया, उसके बाद फिर आप दिमाग सर खो जाते बैठते हो कि अच्छा 6s फिल हो गया, अभी 5d भरूं कि 4f भरूं. ऐसा एक ऑप्शन, ऐसा एक एग्जांपल करके देखिए बच्चों. थोड़ा बड़े नंबर वाला करते हैं. बड़े नंबर वाला कोई ले लो. कौन सा करेंगे? रेडॉन करें? रेडॉन, लेड कर लें, रेडॉन कर लें. रेडॉन इज नंबर 86. 86 इलेक्ट्रॉन्स भरने आपको. कितने? 86 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, करके देखते हैं. चलो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f भरूं क्या? नहीं ना. 7s, 7p. इससे ज्यादा नहीं हो सकते ना. चलो फिलिंग चालू करें. पहले s में 2, बोलो हाँ कि ना. एवरीबॉडी 1s 2, सेकेंड 2s2 2p6, फिर s s2 p6, फिर d भरने का क्या? नहीं. 4s2, फिर 3d 10, फिर 4p में 6, 4d भरने का नहीं. 5s2, उसके बाद 4d 10, फिर 5p6. अब सवाल यह है कि 5d और 4f में से कौन सा भरेगा पहले? दोनों नहीं, 6s पहले भरेगा. 6s. Now after 6s, first you will fill 4f. मतलब ये नोट यहां पर इंपॉर्टेंट. 6s के बाद 4f, उसके बाद 5d. क्या ये बात सबको समझ में आई? 6s के बाद क्या? 4f. यानी 6s के बाद 6s की लीस्ट एनर्जी, मतलब इन तीनों में 6s की लीस्ट एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाएगा, फिर उसके बाद 4f की एनर्जी है, फिर उसके बाद 5d. यानी 4f और 5d में 5d की एक्चुअली एनर्जी ज्यादा है. क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों? फिर आपका भरेगा 5d 10,
फिर आपका भरेगा 6p6। काउंट कर लो इलेक्ट्रॉन हो गए कितने, देखो 2 2 4 6 10 12 18 28 30 36 46 60 62 68 78 80 86 कंप्लीट हो गए। कितना इजी स्मूथ। और वो प्रिंसिपल आता है तो कितना भी बड़ा नंबर दे दो तुमको, 100 105 110 तुम लिख लोगे। बात समझ में आई एवरीबडी? यू जस्ट हैव टू फॉलो द ऑफबो प्रिंसिपल। इसलिए एक भले 2 घंटा लगे बट ऑफबो प्रिंसिपल को प्रैक्टिस करने का, सीखने का, समझने का अच्छे से। क्लियर बात? अब मेरे को बताओ इसका शेल के हिसाब से क्या आया, 2 8। कैसे 8 आया देखो, 2 6, सबको समझ रहा ही है। फिर 2 + 6 + 10 कितना हुआ बच्चों, 18। फिर 2 6 10 14 कितना हुआ, 32। फिर 2 6 10 कितना हुआ, 18। और लास्ट में 2 1 6 कितना हुआ, 8। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये पीरियोडिक टेबल के कौन से रो का एलिमेंट है बच्चों? पीरियोडिक टेबल के 6th रो का एलिमेंट है, यानी कि 6th पीरियड का एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये, और आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये इनर्ट गैस यानी नोबल गैस है। 18th ग्रुप, 0 ग्रुप जिसको आप बोलते हो। यस, क्लियर हो गई बात इस पे? तो यहां पे हमें रूल नंबर 1 एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर हो गया, दैट इज कॉल्ड ऑफबो प्रिंसिपल। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 काफी इजी है। सेकंड रूल है हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नाम ध्यान से पढ़ना, हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या है? मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, ये क्या बोलता है ये रूल? स्टेटमेंट देखो, बहुत इजी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बोलता है इलेक्ट्रॉन्स विद पॉजिटिव स्पिन। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन्स विद पॉजिटिव स्पिन। कैसे दिखाया था इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव स्पिन बच्चों? अपवर्ड एरो, है ना? ठीक है ना, अपवर्ड एरो। इफ यू वांट यू कैन शो इट लाइक दिस बाय हाफ एरो ऑल्सो, दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम। Ideally you should draw the full arrow, but obviously nobody does that, right? Positive spin, that is this. Christmas tree नहीं बनाई है, ध्यान से देखना। Positive spin will be filled in all orbitals. In all orbitals मतलब कि सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन तो मिनिमम चाहिए, यानी कि हाफ फील्ड हो जाएगा पहले। बोलो हाँ कि ना? सपोज मैं डी सबशेल बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? डी सबशेल। डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स बनाऊं बच्चों? 5। डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स बनाऊं? 5, है ना? जब मुझे डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो बोलता है पहले पॉजिटिव वाले सबको दे दो, कम से कम एक। तो क्या मैं ऐसा बोलूं हाफ फील्ड हो जाएगा? बोलो हाँ कि ना? है ना, हाफ फील्ड हो जाएगा। यस। सो हाफ फील्ड होने के बाद ओनली देन पेयरिंग विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑपोजिट स्पिन टेक्स प्लेस। ऑपोजिट स्पिन टेक्स प्लेस। क्या ये बात क्लियर हुई? एक एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा एग्जाम्पल है, उससे समझ में एकदम अच्छे से आ जाएगा। हम लोग लेते हैं नंबर निकल। निकल क्या है? फिक्को निक्कू। नंबर 26 इज आयरन, 27 इज कोबाल्ट, 28 इज निकल, 29 इज कॉपर। तो 28। कॉन्फ़िगरेशन लिखो पहले फटाफट। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 2 8 2 कितना बचा? बोलो कितना बचा? 2 + 8 10 + 2 12 और ये 16। 2 8 16 2। एवरीबडी यस और नो? सिंपल। कैसे किया? वही ऑफबो प्रिंसिपल।
और वो प्रिंसिपल बोलता है 4s2 में पहले चला जाएगा ना, तो मुझे पता चल गया 2 8, फिर थर्ड वाला स्किप किया, फोर्थ में 2 डाला, बाकी बचा वो यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब ये बोलता है इसका सबशेल कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, अब डायरेक्ट लिखो चलेगा ना, सबको समझ रहा होगा। 3s2 3p6 3d अभी नहीं भरूंगा, 4s2 फिर बचा हुआ 3d में कितना 8। देख लो ऑर्बिटल्स जब आप बनाएंगे बच्चों, तो मैं सिर्फ थर्ड वाले का बना रहा हूँ, 3s का, 3s 3p 3d में कितने भरने मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन। यस, कैन आई फिल इट लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8, चलता है ऐसे? सही है कि गलत है? ठीक है, तो अगर मैं S में पूरे भर देता हूं, फिर P में पूरे भर देता हूं, तो चलेगा ऐसे? ये वाला खाली नहीं रह सकता, है ना, ये फंडा है। तो अगेन थिंक ऑफ इट दिस वे, सपोज तुम्हारे घर में 5 रूम है, तुम्हारे घर में 5 रूम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी आप में से कोई लोग हैं जिनके घर में समझो 5 रूम है, ओके, और आपके घर में 8 मेंबर रहते हैं, तो कोई इतना अच्छा तो होता नहीं जो बोलेगा ठीक है एक काम करो, एक रूम खाली रहने दो, हम बाकी लोग एडजस्ट करके रह लेंगे। हु वांट्स टू एडजस्ट? नोबडी। तो जैसे ही अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे, तो एवरीबडी वांट्स कि भाई मेरे को अपना रूम मिल जाए, तो 1 पर्सन विल गो एंड ऑक्यूपाई 1 रूम, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट चालू होगा, है ना। बस इलेक्ट्रॉन को भी वैसे ही समझ लो। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जाके एक ऑर्बिटल पकड़ के बैठ जाता है पहले, तो यही हंड्स रूल है। 1 2 3 4 एंड 5, 5 ऑर्बिटल थे ना, मेरे को पांचों ऑर्बिटल में पॉजिटिव स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। क्या ये बात समझ में आई? फिर पेयरिंग करेंगे, मतलब 6 7 8, तो इस तरह से बनेगा। यानी कि रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन क्या था? रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन ऐसा था। डिफरेंस आपको राइट और रॉन्ग में फर्क समझ में आना चाहिए बच्चों, नहीं आए तो प्लीज पूछो। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें गलती थी, ये राइट था, ये रॉन्ग था। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि हंड्स रूल फॉलो करना है। हंड्स रूल बहुत आसान है। सवाल आपका ये नहीं होना चाहिए कि हंड्स रूल क्या है, आपका सवाल ये होना चाहिए कि हंड्स रूल क्यों फॉलो करने का। तो सेकंड रूल तो इजी था, ये तो हमारा था हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। इसका फंडा ये था कि कभी भी हाफ फिल कर लो, और इससे एक और चीज निकल के आती है कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि हाफ फिल करना है कि इनकम्प्लीटली फिल करना है, तो आप प्रेफर कौन सा करेंगे? आप हाफ फिल प्रेफर करेंगे, क्योंकि हाफ फिल में स्टेबिलिटी अच्छी होगी, ठीक है, हाफ फिल में स्टेबिलिटी अच्छी होगी, है ना। ओके, लास्ट रूल है हमारा, थर्ड रूल जो है वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या नाम है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब अगर किसी बच्चे ने पॉलिंग का नाम सुना है तो वो अलग है, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। पॉलिंग एंड स्लेटर ने केमिकल बॉन्डिंग में थियरीज दी थी, वो अलग है, और पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो पॉलिंग था, ये पॉली है, दो अलग अलग है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज मत होना। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल का स्टेटमेंट बड़ा सिंपल सा है। ये बोलता है नो इलेक्ट्रॉन और नो टू इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली 2 electrons can never have the same set of all 4 quantum numbers। अभी यहां पर एक सेंटेंस, एक वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूड करना। 2 electrons of a given atom
ये तो आप बोलोगे दो अलग अलग एलिमेंट का, दो अलग अलग एटम का, हाँ तो हो सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ गिवन एटम कैन नेवर हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। अब सबसे पहला सवाल जो बच्चा पहली बार सुन रहा है या पहली बार नया नया ये चैप्टर पढ़ रहा है, उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आएगा कि सर ये क्वांटम नंबर क्या है, बताओ क्वांटम नंबर क्या होते हैं। अभी क्वांटम वर्ड आप लोगों ने कहां सुना है? अवेंजर्स एंड गेम में सबने देखी है। क्वांटम टनल में एंटमैन चला गया था, एंटमैन 2 में, है ना, पॉल रड जो है वो स्कॉट लैंग चला गया क्वांटम टनल में, फिर वो वहां से वापस आया, टाइम ट्रैवल वगैरह ये वो। तो आपकी नॉलेज क्वांटम की वही है, या ज़्यादा से ज़्यादा जेम्स बॉन्ड की फिल्म थी क्वांटम ऑफ सोलेस, है ना। बट क्वांटम ये कॉन्सेप्ट जो है साइंस में, इसका मतलब क्या है? देखो, क्वांटम फिजिक्स एंड क्वांटम केमिस्ट्री इज सेड टू बी द मोस्ट डायनामिक ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग्स टू अंडरस्टैंड। बड़े बड़े साइंटिस्ट इस पे नोबेल प्राइज लेवल की रिसर्च कर रहे हैं। पर आपको आपके लेवल पे आके 11th-12th के बच्चे के लेवल पे अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं कि ये क्वांटम, ये शब्द जो आप लोग इतनी बार सुनते हो, इसका अर्थ, इसका मतलब क्या है? तो क्वांटम सिंपली मीन्स अ पैकेट और अ बंडल ऑफ एनर्जी। क्या मतलब है इसका? पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी। सिंपल भाषा में बता रहा हूं, ठीक है। ये फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा, बहुत जगह पे ये यूज होने वाला ये वर्ड। तो क्वांटम का मतलब है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, यानी कि एक बंडल ऑफ एनर्जी या पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम नंबर बेसिकली 4 ऐसे डिफाइंड प्रॉपर्टीज या डिफाइंड नंबर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की अलग अलग प्रॉपर्टीज का डिस्क्रिप्शन देते हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको, लॉजिकल एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस लिख रहे हैं, मैंने लेक्चर की शुरुआत में क्या कहा? आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता रहा है ना बच्चों, उसका पता बता रहा है कि वो कहां रहता है, कौन से ऑर्बिटल में, कौन से सबशेल में, कौन से शेल में, ये हमने सीख लिया। इलेक्ट्रॉन का डिस्क्रिप्शन भी देना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है, पॉजिटिव की नेगेटिव, है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर डी सब शेल में है तो डी सब शेल के कौन से वाले ऑर्बिटल में, फर्स्ट वाले में कि सेकंड वाले में कि थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में, फिफ्थ वाले में, उसकी वो भी पहचान बतानी है। यानी कि और ज्यादा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जब हमको देना है इलेक्ट्रॉन का, तो हम लोग एक फिक्स सेट ऑफ नंबर्स यूज करते हैं। उन नंबर्स को क्या बोलते हैं अपन? क्वांटम नंबर्स, है ना। जैसे आपको अपना एड्रेस बताना है, जोमेटो वाले भैया से आपने खाना मंगा लिया, आपको लग रही भूख और वो घूम रहे हैं, आपके साथ होता ही। वैसे मैंने टी शर्ट भी पहनी, मैं जोमेटो वाला ही लग रहा हूँ आज। हाँ ठीक है। सो आपने उसको बोल दिया कि चलो भाई ये एड्रेस पे आ जाओ। तो आप जब अपना एड्रेस उसको समझाते हो तो आप क्या करते हो? आप कुछ लैंडमार्क्स देते हो ना, कि अच्छा ये बड़ी बिल्डिंग है, इसके सामने घर है, या ये बस स्टॉप है, इसके पास में है। सम लैंडमार्क्स यू गिव, राइट, दैट डिस्क्राइब्स योर एड्रेस, है कि नहीं? तो वैसे ही यहां पर है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता रहा है, पर और ज्यादा उसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए जो टर्म्स यूज करेंगे हम लोग, उन टर्म्स को क्वांटम नंबर्स कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई सबको? दे आर डिफाइंड, वेल डिफाइंड नंबर्स और वेल डिफाइंड टर्म्स दैट डिस्क्राइब द स्टेट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गिवन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो 4 क्वांटम नंबर मैंने आपको बोले, तो ये 4 क्वांटम नंबर कौन से हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो द 4 क्वांटम नंबर्स आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। कौन से बच्चों? फिर से रिपीट करेंगे, कौन से हैं? पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड
azimuthal, third magnetic, and fourth spin. Principal quantum number is denoted by n, azimuthal is denoted by small l, magnetic by small m, and spin by small s. ठीक है, 4 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन. क्या ये बात क्लियर है? क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स? दे डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, एंड they are divided into 4 categories: principal, azimuthal, magnetic, spin. Symbols n, l, m, s. Note of bow principal का principal spelling ये PLE वाला प्रिंसिपल है. आप सोचोगे कि सर क्या इतना बेसिक, ट्रस्ट में आप लोग गलती करते हो ना. जो स्टेटमेंट होता है या रूल होता है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं. ये PL वाला प्रिंसिपल क्या होता है? इंपॉर्टेंट, मेन. जैसे तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल होता या होती थी, जो भी है, राइट. ओके, तो हमने आज सिर्फ नाम देख लिया क्वांटम नंबर्स के. अगले सेशन में हम लोग अगेन चारों क्वांटम नंबर्स के डिटेल्स पे बात करेंगे कि वो क्या होते हैं, का डिस्क्रिप्शन कैसा है, उनको कैलकुलेट कैसे करना है, और फिर उसको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको कि ये कैसे हो सकता है कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऐसा बोल रहा है कि 4 क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते. क्या ये बात समझ में आई? चलो, वील एंड दिस हियर फॉर नाउ.